अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाका बाटापुर में, जहां पर गुज़श्ता दिनों 6 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया गया। इब्तिदा में ये अंधे कत्ल की वारदात थी। कत्ल की इस वारदात के पीछे छुपे मुहर्रिकात क्या थे, किसी को मालूम नहीं। कातिल कौन था, किसी को मालूम नहीं। कत्ल क्यों हुआ, ये भी मालूम नहीं। ताहम कुछ ही देर की तफ्तीश में ये भी वाज़े हो गया कि मज़कूरा खातून जो कि अपने शोहर के साथ जा रही थी, एक नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने उसकी कान से बाली खींची और इस दौरान वो खातून जो है वो इस जगह पर गिरी और मौत की वादियों में उतर गई। डकैती कत्ल की इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौका पर पहुंच गई, जहां उन्होंने जाए वक़ुआ को अपने घेरे में लेने के बाद मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का आगाज़ किया। यहाँ से लेकर 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी CCTV कैमरास थे, उनकी फुटेजेस पुलिस ने अपने कब्ज़े में ली और तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया। इब्तिदा में पुलिस ने मकतूला के शोहर सरवर से भी तफ्तीश की और उसके साथ उसके गवाहान से भी अहम शहाद इकट्ठे किए, मुख्तलिफ नुकात को यकजा किया तो एक नई सूरत हाल सामने आई। अब पुलिस को तलाश थी उस एक मोटरसाइकिल सवार की जिसने मकतूला इशरत बीबी के कान से बाली खींची थी, और उस शख्स को ढूंढना ऐसे ही था जैसे रेत के रेगिस्तान में एक पिन को ढूंढना। मगर पुलिस ने साबित कर दिया और इंतहाई कलील वक्त में उस मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर लिया और उसके कब्ज़े से वो छीनी हुई बाली भी बरामद कर ली। पुलिस ने मुल्ज़म को कैसे गिरफ़्तार किया, किन पहलुओं पर तफ्तीश की, ये भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल यहाँ पर एक बार फिर बाटापुर इन्वेस्टिगेशन पुलिस आई है जाए वक़ुआ पर और उन्होंने जाए वक़ुआ का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। यहाँ हम बात करेंगे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सदाकत अली से और उनसे पूछेंगे, अब तो मुल्ज़म गिरफ़्तार है, तफ्तीश जारी है, दोबारा जाए वक़ुआ पर आने का मकसद क्या है? सदाकत, एक वाक़या हो गया, खातून कत्ल हो गई, आपने तफ्तीश की 10 किलोमीटर के एरियाज़ में, आपने जितने भी CCTV कैमरास थे उनकी फुटेजेस भी ले ली, मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर लिया, तफ्तीश भी शुरू कर दी, अब दोबारा यहाँ आने का मकसद? जी, मुल्ज़िम हमारे पास गिरफ़्तार है। यहाँ पे जाए वक़ुआ पे आने का मकसद हमारा ये है कि यहाँ पे हम दोबारा से इस जाए वक़ुआ को उस जो यहाँ पे अकरंस हुई उसको हम रीशेप कर सकें। रीशेप करने से हमें उसका फ़ायदा या उसका मोटिव ये है कि हम इसको रीऑर्गेनाइज़ करके और फिर दोबारा से वही पिक्चर ले सकें, ताकि कोई भी अगर कोई एविडेंस या कोई ऐसी कोई शहादत या कोई ऐसा प्रूफ जो मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ मैसर व अवेलेबल हो सकता है, उसको हम जो है ना वो अपने इस इन्वेस्टिगेशन में लें, ताकि उसको कोई इस तरह की कोई कानूनी सकम बाकी ना रह जाए तफ्तीश में। बातें सुन ली आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की, जवान जो हैं वो जायज़ा ले रहे हैं इस जाए वक़ुआ का, बागौर शवाहद दोबारा इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि मुकदमे की तफ्तीश में कोई सुकम बाकी ना रह सके। जब तमाम शवाहद इकट्ठे कर लिए जाएंगे तो फिर इनका चालान, इस केस का जो चालान है उसको मुरतब किया जाएगा और मुल्ज़म को उसके किए की करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। आज यहाँ हम थाने जाने से पहले मकतूला इशरत बीबी के घर जाएंगे, उनके वर्सा से पूछेंगे कत्ल की इस वारदात के हवाले से, मुल्ज़म की गिरफ़्तारी और पुलिस की तफ्तीश के बारे में। क्या वो पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन हैं? क्या पुलिस उनको इंसाफ दिला पाएगी? ये सवाल करेंगे हम मकतूला के अहले खाना से। मेरे साथ मौजूद हैं मकतूला इशरत बीबी के शोहर, तो हम उनसे पूछेंगे इस खूनी वारदात के हवाले से, क्योंकि जब ये वारदात हुई तो ये अपनी बीवी के साथ थे। क्या माजरा हुआ था, इन्हीं से पूछते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन। कैसे ये वाक़या पेश आया था?
कहाँ से आ रहे थे आप, कहाँ जा रहे थे? मेरी जी बेटी की शादी हुई है वहाँ डै वाले, मुझसे कोई तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मेरे घर से उसका जो घर है जहाँ पे उसकी शादी हुई है, हम उसके पास जा रहे थे। ये 2 नवंबर तकरीबन 1 बजे की बात है। अच्छा। मैंने यहाँ पे गोरमे के सामने बिल्कुल वहाँ पे बाज़ार लगता है रेडियो का, फ्रूट लिया वहाँ से। फ्रूट दे के मैं नहर BRB की मशरक साइड पे जा रहा था। आगे पुल आया, पहला पुल है दगायत बसीन का। मैं नीचे उतरा, वहाँ से पुल से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे गया तो ये जो जालिम है हमारे पीछे लगा हुआ था। मुझे नहीं इसका पता था ये पीछे लगा हुआ है। जब हम वहाँ पे पहुँचे, इसने, मेरी बीवी मेरे साथ बैठी हुई थी, इसने उसकी बाली खींची। जब इसने बाली खींची, बाली इसके हाथ में आ गई तो कान जो था ना 2 लाख यहाँ से नीचे से, जहाँ से बाली होती है, 2 टुकड़े हो गया, जख्मी हो गया यहाँ से, ये जो नीचे है। उसके बाद जब ये मेरी बीवी गिरी तो बाद में मैं अपनी बीवी को उठाने के लिए वहाँ मेरे पास मेरे साथ ही बैठी हुई थी मोटरसाइकिल पे, 2 ही थे हम, मैं और मियाँ बीवी थे। जब मैं नीचे देखा मैंने, वो खून में लथपथ थी। इसने बाली खींची, इस झटके से वो नीचे गिरी और उसके दिमाग में चोट आ गई, वहाँ पे बेसाब खून बहा। तो वहाँ पे मैं उसको काफ़ी 11-22 पे भी मैंने फ़ोन किया वहाँ से। मुझे तो अब देख के खून उसकी हालत देख के नहीं, जीवन साथी था जी। तो वहाँ से जो लड़के थे उन्होंने मुझे पानी भी दिया जो मूसा गार्डन में काम कर रहे थे। इसके अलावा वो, मैं उनको नहीं जानता, अजनबी थे वो लोग। अच्छा, जब ये वारदात आपके साथ हो गई, आपके हवास जो है वो ख़ता हो गए, आपने पुलिस को भी कॉल की, पुलिस मौके पर आई, तो पुलिस का रिस्पॉन्ड क्या था? पुलिस ने हमारे साथ ना काफ़ी हेल्प की है। पुलिस उस वक्त नहीं आई, मैं अपनी बीवी को लेके रक्शे पे यहाँ पे जलो मोड़ आया, जलो मोड़ से एक वैगन पे अपनी बीवी को मैंने बिठाया। ठीक है, मैंने अपने बेटे को भी फ़ोन किया, वो भी घर से आ गया। मैंने कहा यार तेरी वालदा का एक्सीडेंट हो गया है तो जल्दी पहुँच। उस वक्त उसने अभी एक्सपायर नहीं हुई थी। जब हॉस्पिटल में गया वहाँ पे जाके एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, इब्तिदा में तो पुलिस ने आपको भी शामिल तफ्तीश किया, आपसे भी तफ्तीश की? हाँ, मुझसे पूछा गीछा साहब हुआ। अच्छा, उन्होंने सब कुछ पूछा गीछा। उन्होंने कहा क्या मसला हुआ, क्या ऐसा हुआ। मैंने उनको जो बात है मैंने उनको साफ क्लियर, यही बात है जो आपको बता रहा हूँ, यही मैंने उनको बताया। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 91 में मेरी शादी हुई थी, 2 बेटे हैं, 4 बेटियाँ हैं। अच्छा। हाँ। जीवन साथी, उम्र का तकरीबन आधे से ज़्यादा हिस्सा आपने उनके साथ गुजारा। जी। अब यखलख जुदाई आ गई, एक सोचनाक वाक़या पेश आ गया। जी। तो अब क्या है? अब उनके बगैर ज़िंदगी दूरी है। बच्चे भी 24 घंटे रोते रहते हैं, मैं भी अंदर से रोता हूँ। अगर मैं बच्चों के सामने ऐसे हो जाऊँ तो फिर उनका परेशानी हाल कोई नहीं है। तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल जो है ना वो ज़हनी तौर पे बहुत जैसे डिस्टर्ब है। अच्छा, जब ये मुलज़म गिरफ्तार हुआ तो आपने इसकी शिनाख्त की, इससे आप क्या कहता था जब ये पकड़ा गया? मुझे माफ़ी दे दो, मेरा घर वाला मकान है वो जो है वो अपने नाम, पहले इसने ड्रामा किया, मैं नहीं था, मुझे पता नहीं था, ऐसा नहीं था। तो फिर जब पुलिस के पास आया तो पुलिस वालों ने उसको इन्वेस्टिगेट किया। ये बाली मैंने, ये 2 नंबर थी, ये मैंने फेंक दी है, ठीक है, ये 1 नंबर नहीं थी। वो बाद में खुद ही उसने, अगले दिन मैं आया, उसने कहा जी मुझे पता चला बाली बरामद होगी। या मैंने कहा ये बाली आप कहाँ से बरामद हुई? वो कहने लगा ये मौके से बरामद हुई, हालांकि उसने अपने बेड के मैट के नीचे से निकाल के दिया। कितने वजन की बाली थी जो कि आपके जीवन साथी को आपसे जुदा कर गई? सर जी वजन उसका जितना भी हो, नहीं फिर भी मैं तकरीबन 5 माशे के लागे जाए। 5-6 मासे की महज बाली की खातर उसने 6 बच्चों को उनकी माँ से महरूम कर दिया। हाँ बिल्कुल सही है। क्या मुतालबा करते हैं आप पर बाबे? मैं ये मुतालबा करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मैंने पुलिस को भी कहा है, अफसरान बाला से भी अपील यही की है, किसी नजायज़ को सज़ा ना मिले। मेरी किसी के साथ कोई अदावत नहीं थी, मेरी सारे गांव वाले, इलाके वाले सारे ये भी गवाही देंगे, और जो जिसने ये जुर्म किया है वो काफिल किरदार तक पहुँचे। क्या आप पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन हैं? हाँ मैं मुतमिन हूँ।
पुलिस सही में हमारा साथ दे रही है। पुलिस ने ना उसके साथ ज़्यादती की है, ना मेरे साथ कोई ज़्यादती की है। बात सुनी आपने मकतूला इशरत बीबी के शोहर की, महज 5 से 6 माशे की बाली, 6 बच्चों को उनकी माँ से महरूम कर गई, 6 बच्चों की माँ के कत्ल का सबब बन गई। इंसान कब हैवान बनता है, ये इन्हीं वाक़यात से पता चलता है। कभी मुल्ज़म कहता है कि मेरे बाजू में खिंचाव आ गया था। खासा उलझाया मुल्ज़म ने तफ्तीश को, लेकिन अभी तफ्तीश के मराहिल जारी हैं। एक ही मुतालबा है मकतूला के शौहर, जो कि इस केस के मुद्दई भी हैं, कि सिर्फ़ इंसाफ चाहिए, इंसाफ और सिर्फ़ इंसाफ। मैं आ गया हूँ थाना बाटापुर में, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन विंग में महज एक बाली की खातर 6 बच्चों की मां को कत्ल करने वाले मुल्ज़म से की जा रही है मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। गिरफ्तार मुल्ज़म ने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफात किए हैं, क्या गिरफ्तार मुल्ज़म साबका रिकॉर्ड याफ्ता है या ये इसकी पहली वारदात है, क्योंकि इसने ये वारदात, इस हवाले से हम ना सिर्फ मुल्ज़म से गुफ्तगू करेंगे बल्कि उससे तफ्तीश करने वाले अफसरान से भी। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बाटापुर सदाकत अली हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि अंधे कत्ल की इस वारदात को उन्होंने कैसे ट्रेस किया, कौन सा ऐसा सुराग था जिसने इनकी रहनुमाई की, जाए वक़ुआ से कौन सा ऐसा इन्हें निशान मिला जिस पे चलकर ये इस मुल्ज़म तक पहुँचे। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर एक खातून कत्ल होती है, इब्तिदा में ये अंधे कत्ल की वारदात है, लेकिन आगे तफ्तीश में जाके ये डकैती कत्ल की वारदात में तब्दील हो जाती है। कैसे तफ्तीश की, किन पहलुओं पर तफ्तीश की और कैसे आया ये मुल्ज़म कानून की गिरफ्त में। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारा इलाका थाना में हुआ 2 नवंबर को। मियाँ बीवी वो अपनी बेटी को उनको मिलने अब उनके घर जा रहे थे कि ये साइफर रोड है हमारे इलाके में, वहाँ पे ये मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। नामनूम नंबर पे पीछे से बाइक से आया, उसने जो लेडी पीछे बैठी थी बाइक पे, उसकी जो ईयर रिंग्स थी, बालियाँ, सोने की बालियाँ उन्होंने पहनी हुई थी, वो उसने खींची हैं। जब वो बाली खींची है तो वो जो लेडी हैं वो अनस्टेबल हुई हैं और चलती बाइक से गिर के उनका हेड इंजरी हुई, रोड पे उनका सर लगा और उनकी मौके पे डेथ हो गई। जब इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, हमें 15 की कॉल हुई, हम मौके पे पहुंचे। अच्छा, ये जो बयान है ये इब्तदाई बयान है जी, यानी जब आप जाए वक़ुआ पे पहुंचे तो तब आपको इस बयान का सामना करना पड़ा, ये बयान आपके सामने आया। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर जब इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो आफ्टर रिपोर्टिंग द इंसिडेंट हम फौरी जो है ना वो जाए वक़ुआ पे पहुँचे। वहाँ पे जाके हमने जो एविडेंस थी वो कलेक्ट की, PFS से टीम को बुलाया, क्राइम सीन यूनिट वालों को बुलाया और हमने अपने तौर पे जो है ना वो खुफिया और जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी कि ये कौन बंदा हो सकता है, ये कहाँ से आया, किसने इनको चेज़ किया और कहाँ से इसने चेज़ करना शुरू किया और उसका मोटिव क्या था। वो सारे पहलुओं से हमने जो है ना वो इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। टीमें हमने बना दी, CCTV कैमरास को हमने देखना शुरू कर दिया। जो लेडी, जो डिसीज़ लेडी थी, उनका जो हस्बैंड था जो बाइक चला रहा था, उसको हमने इंटेरोगेट किया, उसका इंटरव्यू लिया कि आप कहाँ से निकले और किस टाइम पे निकले। आपको कुछ हालातों वाक़यात मशकूक लगे? नहीं, सरे दस्त हालातों वाक़यात हमें बिल्कुल नहीं मशकूक लगे।
जेनवन जो है लेडी की डेथ हुई, और उसका जो एक कान था वो भी जख्मी था, इंजर्ड था कान। अच्छा। वहाँ से हमें ये कंफर्म हुआ कि वाकई ये जो बाली उतारने वाली बात है ये दुरुस्त है। अच्छा जी। जब ये हमने टीम्स बनाई, सीसीटीवी कैमरास को देखना शुरू किया, जो उसका हस्बैंड था जो बाइक चला रहा था उसको हमने इंटरव्यू किया कि वो किस टाइम पे और किस रूट से और किधर से निकल के किधर जा रहा था। वो उस रूट का हमने तयन किया। उस रूट पे जितने सीसीटीवी कैमरास थे उनकी फुटेजेस को हमने देखना शुरू किया। तो 7 से 8 दिन हमें लगे वो फुटेज देखने के। तकरीबन हमने को 10 से 12 किलोमीटर का रेडियस जो है ना वो सीसीटीवी कैमरा से कवर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेहरबानी की कि 8वें दिन जाके हमने इस मुलज़म को ट्रेस करके अरेस्ट किया और इस मुकदमे में जो है हमने। अच्छा सदाकत, इब्तदा में आपने मकतूला के शोहर और जो जाए वकूआ के गवाह थे उनको भी शामिल तफ्तीश जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हम जब जाए वकूआ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे जो मकतूला का शोहर था और जो एनी शाहदीन थे, जो आई विटनेस थे, जो गवाह थे मौके के, उनको हमने बिल्कुल शामिल तफ्तीश किया। उनके जो हमने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की और वहाँ से हम किस इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके चले। और अच्छा ये मुलज़म कैसे, किस तरह जब आपने इसको पकड़ा तो क्या इसकी स्टेटमेंट थी, किन पहलुओं पर आपने इससे तफ्तीश की, क्या ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी है? बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ये एक बात ये बताता चलूँ कि ये बड़ा हमारे लिए एक चैलेंजिंग था और बड़ा हमारे लिए एक प्रायोरिटी था, और हमारे सीनियर अफसरान की तरफ से हमें जो है ना इसका टास्किंग हुई थी कि ये हमने जो है ना वो हर सूरत इसको ट्रेस करके अरेस्ट करना। ये हमने जब इसका रूट डिफ़ाइन किया और रूट पे हमने सीसीटीवी कैमरास को देखना शुरू किया, तो इसने तकरीबन को 8 से 10 किलोमीटर ये वकूआ करने के बाद ये 8 से 10 किलोमीटर का इसने फ़ासला तय किया। हालांकि इसका जो घर है, जो रहायशी इसका घर है, वो इस जय वकूआ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फ़ासले पे है। लेकिन चूँकि ये वकूआ करने के बाद ओबियसली परेशान भी होगा और पुलिस का इससे डर भी होगा, तो इसने 7 से 8 किलोमीटर का फ़ासला तय किया। ये मुख्तलिफ़ इलाकों में घूमता रहा अपनी बाइक पे, ठीक, कि कल को अगर पुलिस मुझे चेज़ करे तो उन्हें मैं कन्फ्यूजन में डाल सकूँ। इसलिए हमें 8 दिन लग गए वो कैमरास देखने को, और जहाँ से ये गुज़रा है, जिस रूट से ये गया है, वो हमने जो है ना वो सारे सीसीटीवी कैमरास को देखे, और 8 दिन बाद जाके हमें ये मुलज़िम ट्रेस हुआ और फिर हमने इसको अरेस्ट किया। नाम क्या है, क्या ये वारदातें करता है, इसका ज़रिया माश क्या है? इसका नाम है मोहम्मद जुनेद, वालिद का नाम इसका मोहम्मद अशरफ है। इसका ज़रिया माश ये है कि इसने एक परचून की दुकान जो है ना वो जहाँ पे ये रहता है, जहाँ पे इसका घर है, उस अपने घर के साथ ही इसने एक परचून की दुकान बनाई हुई है। इसका ज़रिया माश ये है। और इसका जो साबका रिकॉर्ड है वो सरहद CRO रिकॉर्ड इसका नहीं है, साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। एतराफ़ किया नहीं, इसकी हमने इंटरोगेशन की है अभी, चूँकि जैसे मुलज़म जो है ना वो डिफरेंट बयानी से काम लेते हैं, तो अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन चल रही है। अभी फ़िलहाल वो इस वकूवे के अलावा तो कोई वारदात नहीं मानता, इसके अलावा उसका रिकॉर्ड भी नहीं है। सरदस्त क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका जो है ना वो CRO से नहीं मिला। अच्छा सदाकत, कब तक तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा? जी ये तफ्तीश इंशाल्लाह जो है ना जी हमारे पास जिस्मानी रिमांड पे ये मुलज़िम, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी विदन अ डेज़ उसको हम फिर जो है। अच्छा, इब्तिदा में मुलज़म ने मुख्तलिफ़ किस्म के मतज़ाद बयान दे के आपको उलझाया भी था? जी बिल्कुल। जब इसको हमने गिरफ़्तार करने के बाद, क्योंकि हमने इसको गिरफ़्तार किया बड़े सॉलिड रीज़न्स और सॉलिड एविडेंस की बेस पे। इसके बयानात क्या थे? तो इसके जब हमने इसको गिरफ़्तार किया तो इसके जो है ना वो मुतज़ाद बयानात थे। पहले इसने कहा जी कि मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो अपनी रोज़ी रोटी कमाने निकला था, मेरा इस वारदात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं इनको जानता नहीं हूँ। लेकिन हमारे पास चूँकि बड़े टेक्निकल और सॉलिड एविडेंस थे, तो इनको उन एविडेंसेस को फिर ये नेगेट कर ही नहीं सका। हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया, फिर इसने माना, इतराफ़ी जुर्म किया इसने कि जी बिल्कुल मेरे से ये गलती हुई है। बात सुनिए, आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सदाकत अली की, उनका कहना है कि डकैती कत्ल की इस वारदात की मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। मुलज़म मुख्तलिफ़ किस्म के मतज़ाद बयानात देकर तफ्तीश को उलझाने की कोशिश भी कर रहा है। ताहम जब तफ्तीश मुकम्मल होगी तब मज़ीद हक़ाइक़ वाज़ेह होंगे। अब हम आए हैं उस मुलज़िम की जानिब जिसने महज 6 माशे की बाली की खातर उस खातून को मौत की वादियों में धकेल दिया।
बच्चों को माँ की शफ़क़त से महरूम कर दिया। ये है वो दरिंदा मुल्ज़म जिसने तमाम अफसानी की खातर, एक बाली की खातर खातून को कत्ल किया है। क्या कहता है ये अपने जुर्म के बारे में, इसी से पूछते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जुनेद। जुनेद। पूरा नाम क्या है? जुनेद वल्द अशरफ। जुनेद, क्या काम करते हो तुम? मैं मुर्गियों का काम करता मुर्गियों का काम करते हो? तो मुर्गियों का काम करते करते वारदातें करनी भी शुरू कर दी? हूँ। नहीं जी, कभी पहले कोई वारदात नहीं की। तो ये वारदात क्यों की? बस कारोबार में नुकसान था काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से ज़हनी तौर पर भी काफ़ी परेशान था। तो ज़हनी तौर पे परेशानी थी तो तुमने ये वारदात कर दी, एक खातून को मार दिया? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं था, रात तक मैंने ये वारदात नहीं की। अच्छा, मैं इरादा कैसे होता है? बस मेरे जहन में, मैं यहाँ जलो मोड़ पे काम के सिलसिले में आया हुआ था, मुर्गियों के काम के सिलसिले में। हाँ। तो जब मैं वापस जाने लगा तो मेरे जहन में अचानक ही खातून आगे जा रही थी बाइक पे। तो मेरे जहन में अचानक एक शैतानी ख्याल आ गया, क्यों ना इसकी जो कान में बाली है वो खींच लूँ। तो मैंने यहाँ से इसकी, ये सैफर रोड पे जा रहे थे, यहाँ से इसकी रैकी करनी शुरू कर दी। तो जैसे जैसे ये चलते गया मैं इनके पीछे पीछे चलता गया। हाँ। मैं सिर्फ इसी चीज़ के इंतज़ार में था कि कहाँ मुझे कोई गैप मिले, कहाँ से मैं इसकी बाली जो छीन लूँ। तो कितने मुझे, बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 4 बच्चे हैं। तो अब उन बच्चों का क्या बनेगा? बस यही परेशानी है मुझे बहुत ज़्यादा कि अब उन बच्चों का तो क्या पहले बनेगा। परेशानी नहीं थी तुम्हें? बस इंसान से गलती हो जाती है। गलती हो गई। एक खातून तुम्हारी लालच की, तुम्हारी सफाकियत की भेंट चढ़ गई और तुम कहते हो गलती हो गई? बस ये उस टाइम मेरे ज़हन में शैतान ही सवार हो गया, मुझे पता ही नहीं चला क्या करना और क्या नहीं। मुझे जो अच्छा लगा मैंने उस टाइम वो कर ये लिया। तुम्हें अच्छा लगा? बस ज़हन में शैतान आ गया ना, पता ही नहीं चला इस चीज़ का कि पहले क्या कितनी वारदातें की हैं या शैतान ने कितनी वारदातें करवाई हैं? पहले किसी वारदात नहीं, आज तक कोई वारदात नहीं की। अच्छा, ये पहली मेरी वारदात, ये थी? पहली वारदात है। अच्छा, जो वो भी मुझसे, कैसे ख्याल आया? बाली खींची, वो गिर गई तो तुम्हें ज़रा रहम नहीं आया? मैं आपको बताता हूँ, ये जो ही सैफर रोड पे मैं जा रहा था, मेरे आगे ये जा रहे थे। तो जैसे ही मैंने इसके काल में बाली देखी तो मेरे दिल में ये वसवसे आने शुरू हो गया, ख्याल आना शुरू हो गया शैतानी के, क्यों ना मैं ये बाली इसके कान से उतार लूँ। तो मैं, ये मेरे आगे के जा रहे थे, मैं इनके पीछे था। मैं इसी चीज़ के इंतज़ार में थे, कहाँ मुझे कोई मौका मिले जहाँ पे मेरा ये, मैं इनसे बाली इसकी कान से उतार लूँ। बाली खींची, खातून गिर गई। फिर तो जैसे ही मूसा गार्डन के करीब पहुँचे तो मुझे ऐसे लगा कि इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, यहाँ पे मैं बिल्कुल सेफ हूँ। वैसे भी जैसे मैंने बाली खींची है, खातून गिर गई है, तो मुझे जैसे ही ऐसे लगा जैसे खातून की डेथ हो गई है। तो मैंने इसी खौफ से बाइक भगा दी अपनी और मैं रवाना अपने जाए मस्कन को हो गया। अब वापस चले गए तुम? नहीं, मैं भाग गया वहाँ, मौके से भाग गया मैं। ख्याल ना आया कि पकड़े गए तो फिर? इस चीज़ का तो ख्याल ही नहीं था कि पकड़ा भी जाऊँगा। तो अब जब पकड़े गए तो फिर क्या ख्याल आया? अब तो बस यही है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, गलती हो गई है मुझसे। माफ़ कर दिया जाए? एक इंसानी जान ले ली और तुम कहते हो तुम्हें माफ़ कर दिया जाए? जी बस मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है, मुझे ये इल्म नहीं था कि इसकी इसी जान ही वसवसे चली से, जानी है। इसी लालच ने तुम्हारे हाथ जो हैं ये हथकड़ियों में जकड़ दिए, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। तो फिर अब? जी मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बच्चों का बहुत साहस है मुझे, बच्चे बहुत याद आते हैं। अच्छा, अब मैं, और जिन बच्चों की तुमने माँ मार दी उन बच्चों का क्या कसूर था? बस ये मुझसे गलती हो गई है। मैं क्या उनसे, गलती हो गई? गलती हो गई, गलती एक ही गर्दान लगा दी, गलती बस हो गई। मैं तो उनके लवाकिन से भी अपील करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। अच्छा, मेरे बच्चों की खातिर मुझे माफ़ कर दिया जाए। अच्छा। और तुमने उसके बच्चों को, उस खातून को, महज एक 6 माशे की बाली जिसकी मालियत क्या होगी ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 या 1 लाख होगी, तो तुमने उस खातून को मार दी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ तक काम हो सकता है, यहाँ तक हुआ हो जाएगा, इसकी डेथ तो हो फिर जाएगी। बाली बेची क्यों नहीं? बाली तकरीबन 10 दिन अपने बेड के सराने के नीचे ही रखी है अच्छा, कि मुझे इतना ज़्यादा खौफ हो गया था कि मैं सोचता कि अगर मैं इसे सेल करने जाऊँ तो शायद मैं पकड़ा ना जाऊँ। 10 दिन तक ये बाली मेरे पास ही रही है। जब पुलिस तुम्हारे घर आई, तुम्हें पकड़ा, तो फिर? मेरे तो हैरत ही गुम होगी कि यहाँ तक भी कानून पहुँच सकता है। तो आप क्या कहते हो अपने जुर्म के बारे में? मैं यही कहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। मुझे माफ़ कर दिया जाए। गर्दान वही जो हर मुल्ज़म पकड़े जाने के बाद कहता है मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझे माफ़ कर दिया जाए। जुर्म करने से पहले नहीं सोचते। अब हाथ हथकड़ियों में आ गए तो अब शर्मिंदगी भी हो गई, एहसास जाग गया, मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझे माफ़ कर दिया जाए। वही एक रटा रटाए से जुमले। और जब इसने जुर्म किया, जब इसने बाली खींची, वो खातून सड़क पर गिरी, तब इसे एहसास नहीं आया। तब ये
सफाकियत की मिसाल बन के वहाँ से भाग गया था। महज एक 6 माह की बाली 6 बच्चों की मां की मौत का सबब बन गई। अंधे कत्ल की ये वारदात थी जिसे पुलिस ने ट्रेस किया। न सिर्फ ट्रेस किया बल्कि इसमें मुलविस मुलज़म को गिरफ़्तार भी कर लिया है। गिरफ़्तार मुलज़म से तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। आपने मुलज़म की भी गुफ्तगू सुनी, मुद्दई की भी गुफ्तगू सुनी और इसके साथ साथ तफ्तीशी ऑफिसर की भी। ऐसे वाक़यात की तफ्तीश किन पहलुओं से की जाती है? ऐसे कई सवालात हैं जिनका हम जवाब लेंगे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी से। मैम बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैम किस जानिब चल पड़े? अब तो मामूली चीज़ों की खातर भी कत्ल व गारत शुरू हो गई। एक खातून अपने शोहर के साथ जा रही है, एक बाली है 6 माह की, उसको छीनने के लिए खातून को कत्ल कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बड़ा अनफॉर्चुनेट ये वाक़या हुआ बाटापुर में, और इसमें हस्बैंड वाइफ मोटर बाइक पे साइफन रोड में जा रहे थे और दूसरी बाइक पे एक बंदे ने, जिसने बाली पहनी थी, उस खातून ने उसको खींचा। उससे वो खातून बाली खींचने से ज़मीन पे गिर गई और उसकी डेथ हो गई। अब जब हमें ये इत्तला मिली कि खातून की डेथ हुई, अब दौराने डकैती या कुछ चीज़ से छीना झपटी में जब कोई डेथ हो जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड मर्डर प्लस डिकॉइटी केस हो जाता है और उसकी बड़ी एक हाइप क्रिएट हो जाती है, बिकॉज एक तो मर्डर और ऊपर से फिर दौराने डकैती हो जाए। अब जब ये हमें इत्तला मिली तो फिर इसमें ये था कि क्लूलेस था, ऑफ कोर्स बिल्कुल ब्लाइंड था हमारे लिए, और वो साइफन रोड है, वो बहुत ज़्यादा सुनसान है, वहाँ पर लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं होता। और इट वॉज़ अ डे टाइम। जितना हमने इर्द गिर्द पता किया, कोई हमें ख़ास क्लू नहीं मिल रहा था उसका, इर्द गिर्द कैमरास भी नहीं थे। अब उसके लिए हमारे पास स्ट्रेटजी ये थी कि हम इसकी बैक ट्रैकिंग शुरू करें कि ये जहाँ से बाइक आना शुरू हुई है उसके साथ साथ इस बाइक ने इसको कहाँ से फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि बाइक का नंबर भी हमारे पास नहीं था जिस बाइक पे उस बंदे ने आके ये काम की, ये जो छीनी है बाली। अच्छा, अब हमने इसको बैक ट्रैक किया तो उस हुलिये को हमने देखा, उस बंदे को, कि ये इस तरह का कब एंटर होता है इस प्रेमिसेस के अंदर। अच्छा, अब वो जो एक एरिया है वो बीच में से गायब हो जाता है बिकॉज वहाँ कैमरास नहीं है। एक तो बैक ट्रैक पे हमने उसको देखा और फिर जब आगे जाके कहाँ से इसी हुलिये का बंदा दोबारा नज़र आया कैमरा में, तो वहाँ पे हमने इसको एक जगह पे एक फ़िल्टर लगा लिया कि ये बंदा हमारी इस लोकेशन इसमें आ गया है हमारी शनाख्त में। उसके बाद जो इर्द गिर्द के लोग थे, फिर एक हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होती है। ज़ाहिर बात है, पुलिसिंग जब आपको पता है बड़ी अच्छी तरह से, जब ये नहीं होते थे सीसीटीवी कैमरा जी, और उस वक्त जब जियो फेंसिंग नहीं होती थी, चूँकि हमारे केस के SOPs हैं कि हम ये सारे ऑन कर देते हैं, जियो फेंसिंग होती है, कैमरास देखे जाते हैं, CFCT के कैमरास भी, जो कि उस वक्त वहाँ पर तो कोई भी नहीं थे, ना लोकल थे ना CFCT के कैमरास थे। लेकिन उसमें हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं अभी भी समझती हूँ, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ पुलिसिंग, जिसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही कि इस तरह का बंदे ने आके कब कहाँ पे बैठा, किसके पास गया और फिर बाइक लेके चला गया और इसका क्या आना जाना था। और अब इसमें जो एक आपको मैं बात बताऊँ, ये मुर्गी का काम करता है ये। अच्छा, मुर्गियाँ बेचने का। हमें एक चीज़ से क्लू मिल गया कहीं से, जिसको मैं मज़ीद एलेबोरेट नहीं करूँगी बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर एजुकेटिंग हम अपने मुजरिमों को खुद जो है एजुकेट कर रहे हैं कि भी आप कहाँ से पकड़े जा सकते हैं। एग्जैक्टली। सो वहाँ पे हमें जब क्लू मिला ह्यूमन इंटेलिजेंस से, और फिर हमने जब इन कैमराज से जो उसको नैरो डाउन कर लिया अपनी तफ्तीश में, वैसे हमने इस पीछे साहब का रिकॉर्ड भी चेक किए सारा कुछ, तो हमें अब इससे ये बंदा ट्रेस हो गया। अच्छा, ये इसमें कितनी हकीकत है कि आपने 10 किलोमीटर के राउंड के जितने कैमराज से उनकी फुटेजेस को चेक किया? ये बिल्कुल हकीकत है। 10 किलोमीटर से ज़्यादा हम 20-20 किलोमीटर के एरियाज़ को भी चेक करते रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आप देखें, एक केस जब होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसको ट्रेस करने में। और एक ब्लाइंड, इट्स टोटली ब्लाइंड मर्डर एक था, ऊपर से डकैती प्लस मर्डर था, हमारे लिए बहुत हाइप क्रिएट कर जाता है ये, और हमारे लिए एकदम टॉप प्रायोरिटी बन जाती है वो। और 10 किलोमीटर तो मैं कहती हूँ बहुत कम है, हमें 100 किलोमीटर भी देखना पड़े तो हम देखते हैं, इसमें कोई ऐसी एग्जैजरेशन नहीं है।
और बिल्कुल इसमें बड़ी मेहनत की सारी टीम ने, बिकॉज़ टास्किंग करना फिर उसको फॉलो अप करना वो हम करते हैं और साथ हमारी टीम काम करती है। तो इसमें इन्होंने बड़ी मेहनत से इसको केस को ट्रेस किया। अब जब इस बंदे को हमने पकड़ा और सारी इंटेरोगेशंस के बाद मैं खुद भी इंटेरोगेट करती हूँ ऐसे केसेस में। अच्छा, ये इंटेरोगेशन के दौरान उसने मुख्तलिफ बयानात दिए, तज़ाद पैदा करने की कोशिश की, तो उसको कैसे कवर किया? नहीं, उसने सच कोई ऐसा नहीं था। जब हमने पूरी इनिशियल इंटेरोगेशन की है उसमें कोई ऐसा तज़ाद नहीं है। हाँ, उलझाने की कोशिश तो करता है ना। एक इंसान के अंदर एक डर होता है और वो उसको ये ज़रूर नज़र आ रहा होता है कि अच्छा मैं बिल्कुल पहले ही अपना जुर्म एडमिट नहीं लोग करते हैं, लेकिन जब आप उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं और उनको पता होता है कि तफ्तीशी अफसर, पूछने वाला अफसर, वो जानता है कि सिचुएशन क्या थी और क्या हुआ। उसने बताया कि व्हेन आई आस्क्ड हिम कि ये क्यों किया तुमने, तो जो एक रीज़न हमेशा लोग देते हैं, जी मैंने खाने के घर में पैसे नहीं थे या मुझे कर्जा लिया हुआ था, और वो जाहिर बात है बहाने हैं कि आप ये देखें कि इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी की जान लेने की वजह बन जाएं, किसी से आप बाली छीन रहे हैं। आपको क्या लगता है? अच्छा, बाली छीनने का उसको पूछा कि तुम्हें ये नहीं पता था कि इसको ज़ख्मी हो जाएगी, बाइक पे है, एक नेचुरल सी बात है, तुम उससे बाली खींच रहे हो, तुम्हें पता था कि गिर जाएगी और वही हुआ। तो तुमने एक बाली के लिए जिसकी कीमत कितनी होगी, तुम क्या चला लेते, इससे टाइम गुजार लेते। तो बहरहाल उसने फिर यही कि गलती हो गई मेरे से और मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जैसे कि जुर्म है वो माफ़ी से तो नहीं, वो तो कोर्ट को। अच्छा, क्या समझती हैं आप? एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ अजला में आपने ऐसे कई केसेस देखे होंगे, मगर क्या हम किस तरफ चल पड़े? मामूली चीज़ों की खातर हम बंदा मारने से भी गुरेज नहीं करते। मैं ये समझती हूँ कि ये एक बड़ा ओल्ड फिनोमेना है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं मुझे नज़र आती, क्योंकि अगर आप पीछे हिस्ट्री में भी जाके देखें चीज़ों में, नेचर ऑफ क्राइम एवोल्यूशन उसमें ज़रूर आती है। देखें जैसे टेक्नोलॉजीज़ में एवोल्यूशन आई, क्राइम का तरीका भी बदलता जाता है, लेकिन ये चीज़ें अज़ल से अबद तक रहेंगी मेरे ख़्याल से। एज ए सोसाइटी या तो आपको अपने सज़ाएँ इतनी सख्त करनी पड़ेंगी कि एक दफ़ा जैसे वो उस निज़ाम पे आ जाएंगे, अगर इसने बाली जिस हाथ से बाली खींची उस हाथ को काट दिया जाए तो प्रॉब्ली शायद लोगों के अंदर इतना डर बैठ जाए। लेकिन वो चूँकि हमारा पनिशमेंट सिस्टम ऐसा है कि उस तरह की ब्रूटल सज़ाएँ नहीं मिलती, तो एक इंसान के अंदर एक ये देखिए जो क्राइम होता है ना, ये इंस्टिंक्ट है इंसान की गलत काम करने की, तो इसको भी एक इम्पल्सिव होता है और एक अपनी इम्पल्सिस को रोकना पड़ता है। जो तो इसको कंट्रोल कर लेते हैं और जो समझते हैं कि एक जज़ा सज़ा का सिस्टम और एक अल्लाह ताला पर भी हमारा एक ईमान है, या उसमें कोई इतनी कमज़ोरी आ जाती है इंसान के, और इंडिविजुअल केसेस में ही मैं कहूँगी कि ये इंडिविजुअली हमें लेना चाहिए। एज ए सोसाइटी आई थिंक मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि एज ए सोसाइटी हर बंदा तो नहीं कर रहा ना, ये मखसूस लोग हैं, फिर वो एक चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं, उनकी एक क्रिमिनल इंस्टिंक्ट होती है, ये भी एक साइकोलॉजिकल इंसान का है कि वो उस टिल्ट की तरफ चल पड़ता है। अगर अब देखिए ना, हम काम इस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होने के नाते हमने इस काम को रोकना है, हमें एक माइंडसेट है हमारा कि हमने गलत काम नहीं होने देना, तो इस तरह उनका माइंडसेट बन जाता है। तो शायद इनकी या तो इनकी रिहैब होनी चाहिए। अब रिहेबिलिटेशन का सिस्टम किस तरह का, इसके लिए भी हमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। तो ये एक रिहैब के साथ साथ हमें अपनी थोड़ी सी वी शुड गो बैक टू आवर वैल्यू सिस्टम एज वेल, थोड़ा सा अपने वैल्यू सिस्टम की तरफ हम वापस आएँ। इसमें अपार्ट फ्रॉम ये देखें, ये जो सच बोलना, अच्छे काम करना, ये एक मज़हब से तो रिलेटेड है ही है, एक इंसानियत की बेसिक वैल्यूज़ हैं, उस तरह हमें वापस आना चाहिए कि अपनी बेसिक वैल्यूज़ को लूज़ ना करें। बातें सुनी आपने SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी की। उनका कहना है कि कत्ल की इस वारदात की मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश का अमल जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान। महज सोने की एक बाली की खातर 6 बच्चों की मां को कत्ल करने वाला मुलजम इस वक्त है कानून की गिरफ्त में। गिरफ्तार मुलजम से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद मुलजम को मिलेगी उसके किए की सज़ा। यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।